नमस्कार दोस्तों, आप सभी के स्टडी फॉर यूपीसीपीसी चैनल में स्वागत है। हम लोग केमिस्ट्री के एमसीक्यू कर रहे थे, जिसका यह नेक्स्ट वीडियो होगा। पहला सवाल देखिए क्या है। इससे पहले के जितने वीडियो हैं साइंस एमसीक्यू प्लेलिस्ट है, लिंक शेयर मैं कर दिया करता हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक रहता है, वहाँ से आप देख सकते हैं। पहला सवाल देखिए आज का क्या है कि निम्नलिखित में से किस मिश्र धातु का उपयोग मुख्य रूप से दंत चिकित्सकों द्वारा दांतों की कैविटी भरने के लिए किया जाता है। केमिस्ट्री हो या फिर फिजिक्स हो, इन सभी से 100% सवाल जो आते हैं वो एप्लीकेशन बेस्ड पूछे जाते हैं। कभी कभार ही कॉन्सेप्चुअल आता है। कॉन्सेप्ट में भी आधा सवाल कॉन्सेप्ट रहता है तो आधा एप्लीकेशन रहता है। तो इस प्रकार से दो चीज़ों पर ही ध्यान देना है, बेसिक कॉन्सेप्ट एंड देयर एप्लीकेशन। ये दो हिस्सों को अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आपका पूरा साइंस का हिस्सा तैयार हो जाता है, फिजिक्स केमिस्ट्री का। बायोलॉजी में 100% सवाल फैक्चुअल होते हैं, फैक्ट्स ही होते हैं, कुछ भी समझने बूझने का नहीं होता है उसमें। फैक्ट्स याद है तो हल करेंगे, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। इसका आंसर निकालिए क्या हो जाएगा। डेंटल अमलगम इसको कहते हैं जो भरा जाता है। डेंटल अमलगम पारा, चांदी, टिन, तांबे का एक मिश्रण होता है। अगली बार सवाल ये पूछेगा कि दांतों में कैविटी भरने के लिए डेंटल अमलगम जो उपयोग किया जाता है इसमें कौन कौन सी धातुएं मिली होती है। तो पारा हो गया, पारा धातु है, प्लस चांदी हो गया सिल्वर, प्लस टिन हो गया, प्लस कॉपर हो गया। तो इन सब का मिश्रण होता है। पारा अनुधातुओं को बांधकर एक ठोस, मजबूत और टिकाऊ भराव बनाता है जो दांतों की कैविटी भरने के लिए आदर्श है। वैसे Hg अर्थात पारा जो है यह बाय नेचर ही जहरीला होता है, पॉइजनस होता है, लेकिन दांतों की कैविटी भरने के लिए विशेष प्रकार के पारे का उपयोग किया जाता है। मिट्टी की अत्यधिक अम्लता को कम करने, उसे कृषि योग्य बनाने के लिए किसानों द्वारा खेत में आमतौर पर क्या मिलाया जाता है। तो इसके लिए हम लोग बिना बुझा हुआ चूना या बुझा हुआ चूना का उपयोग कर सकते हैं। मिट्टी की अत्यधिक अम्लता पीएच को बेअसर करने के लिए क्षारीय पदार्थों की आवश्यकता होती है। किसान बिना बुझा हुआ चूना या बुझा हुआ चूना का उपयोग करते हैं जो मिट्टी के अम्ल को बेअसर करके पीएच अर्थात स्यूडो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन ही तय करते हैं कि किसी का पीएच कितना ज़्यादा होगा, तो उसको संतुलित करने का काम करता है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। रासायनिक यौगिक ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण के लिए किन कच्चे मालों का उपयोग किया जाता है। आंसर जरूर निकालिएगा हर सवाल का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। शुष्क बुझा हुआ चूना और क्लोरीन गैस का उपयोग किया जाता है। इसीलिए ब्लीचिंग पाउडर की जो गंध होती है बहुत ही तीक्ष्ण होती है, बहुत ही तेज होती है। हॉस्पिटल में उपयोग किया जाता है मुख्य रूप से मेडिकल पर्पज से ही, हॉस्पिटल की साफ़ सफाई के लिए उपयोग किया जाता है। घर के लिए ब्लीचिंग पाउडर जनरली बैन किया गया है। ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करके किया जाता है, इसीलिए यह रंग में भी सफ़ेद होता है। अयस्कों के सांद्रण की झाग प्लवन विधि के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। यह विधि मुख्य रूप से कार्बोनेट अयस्कों के सांद्रण के उपयोग की जाती है। यह प्रक्रिया इस सिद्धांत पर आधारित है कि सल्फाइड अयस्क के कण पाइन तेल द्वारा भीग जाते हैं जबकि अशुद्धियाँ पानी से भीग जाती है। अयस्कों के सांद्रण की झाग प्लवन विधि जो होती है उसके बारे में कौन से इसमें से सही हो जाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ए अर्थात पहला यहाँ पर, दूसरा यहाँ पर सही है, पहला गलत दिया हुआ है। कथन 1 गलत है। झाग प्लवन विधि का उपयोग मुख्य रूप से सल्फाइड आयन जैसे गैलेन जिंक ब्लेंड के सांद्रण के लिए किया जाता है। कथन 2 सही है। पाइन तेल सल्फाइड कणों को भिगा करके हल्का बना देता है जिससे वे झाग के साथ सतह पर आ जाते हैं, जबकि भारी अशुद्धियाँ नीचे बैठ जाती है तो अशुद्धियाँ अलग हो गई और मुख्य जो सल्फाइड हमें चाहिए था वो अलग हो गया, हम उसको छान करके अलग कर लेते हैं। इम्प्योरिटीज़ को अलग अलग करने का तरीका है। एक्वारेजिया के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात सही है। एक्वारेजिया जो है इसके बारे में कौन सा रेशियो इसमें सही है। सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल, कौन सा इसका आंसर हो जाएगा। तो सी इसका आंसर हो जाएगा। एक्वारेजिया अम्लराज 3 भाग सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl के 3 भाग ले लिया हमने, प्लस 1 भाग नाइट्रिक अम्ल HNO3 का एक ताज़ा मिश्रण होता है, प्लस HNO3, इन दोनों को मिलाएंगे तो हमें
अम्लराज मिलता है। यह अत्यंत संक्षारक कोरेसिव होता है। सोना, गोल्ड तथा प्लेटिनम जैसी धातुओं के घोलने की क्षमता इसमें होती है, इसलिए इसका इन इंडस्ट्री में खूब ज़्यादा उपयोग किया जाता है। बेकरी उद्योग में केक और ब्रेड को फुलाने के लिए बेकिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है। बेकिंग पाउडर गर्म होने पर कौन सी गैस छोड़ती है जो आटे को फुला देती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मुख्य रूप से एक ही गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे इनो अगर आपने यूज किया होगा, इनो का कई सारे लोग घर में केक वगैरह बनाने के लिए भी उपयोग करते हैं। तो इनो भी वही है, यीस्ट होता है इनमें। क्या होता है? यीस्ट। यीस्ट जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं? यीस्ट। यह एक जीव है जो कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करता है। तो यह कार्बन डाइऑक्साइड उन्हीं से उत्सर्जित होता है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा। बेकिंग पाउडर मुख्य रूप से सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। जब इसे आटे में मिलाकर के गर्म किया जाता है तो विघटित होकर के कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है। गैस के बुलबुले आटे में फंस जाते, बाहर निकलने की कोशिश करते, जिससे केक या ब्रेड फूल करके नरम और स्पंजी हो जाता है। बेकरी इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा यीस्ट का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। रासायनिक यौगिक और रासायनिक सूत्र को आपको मैच करना है। कास्टिंग सोडा, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। आसान है यह, ये गलत नहीं होना चाहिए कभी भी। इस प्रकार के सवाल गलत नहीं होना चाहिए। इसका आंसर बी हो जाएगा। 3, 1, 4, 2 इसका आंसर हो जाएगा। कास्टिंग सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH होता है। बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 होता है। वॉशिंग सोडा Na2CO3 डॉन्ड 10H2O होता है वॉशिंग सोडा का। और प्लास्टर ऑफ पेरिस तो CaSO4.12H2O होता है। ये हमने पिछली बार केमिस्ट्री के प्रैक्टिस के दौरान भी देखा था। उभयधर्मी ऑक्साइड, एमोटेरिक ऑक्साइड जिसको कहते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड जिसको कहते हैं, निम्न से कौन सा कथन सही है, ये पूछा जा रहा है। इसका आंसर हो जाएगा क्या? वे अम्ल या क्षार दोनों के साथ प्रतिक्रिया करके लवण और पानी बनाते हैं। इस प्रकार का ऑक्साइड को हम लोग एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, होते हैं जो अम्लीय और क्षारीय दोनों गुण प्रदर्शित करते हैं। एल्यूमिनियम के ऑक्साइड जैसे Al2O3, ZnO इसके प्रमुख उदाहरण। ये अम्ल और क्षार दोनों के साथ मिलकर के लवण और जल बनाते हैं। Al2O3 को अगर आप अम्ल के साथ में या क्षार के साथ में, किसी के साथ भी लगाएंगे तो अंत में इसका बाय प्रोडक्ट जो होगा, इससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो सॉल्ट होगा कोई, और उसके साथ में पानी बनेगा। तो इसको याद रखिएगा, इसको उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। अगली बार आपसे सवाल ये भी पूछ सकता है कि निम्न में से कौन से उदाहरण हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड के। तो वहाँ पर Al2O3 या ZnO अगर रहे, जिंक के ऑक्साइड या एल्यूमिनियम का ऑक्साइड अगर रहे तो आप उसे चिन्हित कर सकते हैं। जब लोहे को स्टेनलेस स्टील में बदला जाता है, इसके गुणों में क्या प्रमुख परिवर्तन आता है भाई? लोहे को स्टेनलेस स्टील में, तो इसमें संक्षारण प्रतिरोध बढ़ जाता है, यह जंगरोधी हो जाता है। स्टेनलेस स्टील में लोहे के साथ क्रोमियम मिलाया जाता है। क्रोमियम स्टील की सतह पर एक निष्क्रिय क्रोमियम ऑक्साइड की परत बनाता है जो लोहे को हवा और पानी के संपर्क से बचाती है। इससे स्टील का संक्षारण प्रतिरोध काफ़ी बढ़ जाता है, यह जंगरोधी हो जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका आंसर हो जाएगा। क्षारीय मृदा धातुओं के सल्फेट के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। एल्कलाइन अर्थ मेटल के सल्फेट, उसके जो सल्फर के साथ बनते हैं उसको सल्फेट हम लोग कहते हैं। तो उसके बारे में सवाल है। बेरियम सल्फेट पानी में अत्यधिक घुलनशील है। मैग्नीशियम सल्फेट पानी में आसानी से घुल जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? डी हो जाए। केवल दूसरा यहाँ पर सही है, पहला गलत दिया हुआ है। आवर्त सारणी के समूह 2 क्षारीय मृदा धातु में ऊपर से नीचे जाने पर सल्फेट की पानी में घुलनशीलता कम होती जाती है। ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे तो पानी में की घुलनशीलता कम होती जाती है, इसलिए BaSO4 पानी में अघुलनशील होता है। इसका उपयोग एक्सरे में बेरियम मील के रूप में होता है। कथन 2 सही है। MgSO4 समूह में ऊपर होता है, मैग्नीशियम ऊपर होता है, इसलिए इसकी हाइड्रेशन ऊर्जा अधिक होती है, यह पानी में आसानी से घुल जाता है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। निम्न से किस मिश्र धातु में तांबा नहीं पाया जाता है? पीतल, सोल्डर या टांका, कांसा, और ऑप्शन डी है गन मेटल। तो इसका आंसर हो जाएगा सोल्डर या टांका में तांबा मौजूद नहीं होता है, कॉपर मौजूद नहीं होता है। सोल्डर या टांका जिसको कहते हैं, जो सोल्डिंग वगैरह के लिए उपयोग होता है, इसमें लेड होता है और टिन होता है, लेड और टिन होता है।
या मिश्र धातु, इसमें तांबा नहीं होता। पीतल, कॉपर और जिंक, कांसा, कॉपर और टिन, गन मेटल, कॉपर, टिन और जिंक तीनों में तांबा का मुख्य घटक के रूप में मौजूद होते हैं। गोल्ड आभूषण बनाते समय 24 कैरेट शुद्ध सोने को 22 कैरेट सोने में बदलने के लिए उसमें थोड़ा तांबा और चांदी क्यों मिलाया जाता है? जो गोल्ड के आभूषण बनते हैं बंधुओं, वो सबसे अच्छे आभूषण 22 कैरेट के ही बनते हैं। 24 कैरेट के आभूषण बनाना आसान नहीं होता है, क्योंकि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी 9 के बराबर में होती, टूट जाती है बहुत जल्दी, बहुत मुलायम सोना होता है यह। इसलिए जो मार्केट में आपको गोल्ड मिलता है वो 22 कैरेट के सबसे अच्छे गोल्ड होते हैं। 18 कैरेट के उससे थोड़े से दोयम दर्जे के गोल्ड होते हैं। आभूषणों को कठोर और टिकाऊ बनाने के लिए ये मिलाया जाता है। सोने का रंग अधिक पीला और चमकदार बनाने के लिए, सोने का गलनांक बढ़ाने के लिए, सोने की रासायनिक प्रतिक्रियाशीलता को बढ़ाने के लिए। तो 56 का आंसर हो जाएगा ए। आभूषणों को कठोर और टिकाऊ बनाने के लिए उसमें थोड़ा सा इम्प्योरिटीज मिलाया जाता है चांदी और कॉपर के रूप में। 100% 24 कैरेट को बोलते हैं 100% प्योर गोल्ड, लेकिन यह अत्यंत मुलायम होता है। यह शुद्ध सोने से आभूषण बनाए जाएं तो आसानी से मुड़ जाएंगे, टूट जाएंगे। इसलिए सोने को कठोर और दैनिक उपयोग के टिकाऊ बनाने के लिए इसमें 2 भाग यानी 22:2 का अनुपात में तांबा या चांदी मिलाया जाता है। थर्माइट प्रक्रिया का उपयोग रेलवे पटरियों की दरारों को जोड़ने के लिए किया जाता है। इस प्रक्रिया में एल्यूमिनियम के साथ किस धातु के ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है? तो 57 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, आयरन ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। थर्माइट वेल्डिंग में आयरन ऑक्साइड Fe2O3, ये याद रखिएगा, और एल्यूमिनियम पाउडर के मिश्रण का उपयोग किया जाता है। एल्यूमिनियम लोहे से अधिक प्रतिक्रियाशील है, इसलिए Fe2O3 को आपचित रिड्यूस करके भारी मात्रा में ऊष्मा को उत्पन्न करता है। अत्यधिक ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया, इस ऊष्मा से लोहा पिघल जाता है। यहाँ पर रिएक्शन भी लिखा हुआ है, जो पटरियों की दरार में भर करके उन्हें वेल्ड कर देता है और पटरियाँ फिर से काम योग्य हो जाती हैं। लुईस एसिड की अवधारणा के अनुसार निम्न से कौन सा एक अणु एक लुईस अम्ल के रूप में कार्य करता है? तो बोरॉन ट्राइफ्लोराइड जो है BF3 यह लुईस एसिड के रूप में काम करता है। लुईस सिद्धांत के अनुसार जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण कर सकता है वह लुईस अम्ल होता है। बोरॉन ट्राइफ्लोराइड में बोरॉन का अष्टक अपूर्ण होता है, केवल 6 इलेक्ट्रॉन है। देखिए यहाँ पर अपनी कमी पूरा करने के इलेक्ट्रॉन युग्म आसानी से ग्रहण कर सकता है, इसलिए यह एक मजबूत लुईस अम्ल है। NH3 इलेक्ट्रॉन दान करते हैं, इसलिए यह लुईस क्षार के रूप में है। जो इलेक्ट्रॉन दान करेंगे वो लुईस क्षार होंगे, जो इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण कर सकते हैं वो लुईस एसिड के रूप में काम करते हैं। pH स्केल के सब बारे में संबंध पर विचार करें। pH किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रता को मापने का पैमाना है। यदि किसी विलयन का pH मान 4 से घट करके 2 हो जाता है तो इसकी अम्लता 2 गुना बढ़ जाती है। इसका आंसर बी हो जाएगा, केवल 1 यहाँ पर सही दिया हुआ है। pH स्केल हाइड्रोजन प्लस आयन की सांद्रता मापता है, कथन 2 गलत है। pH स्केल लघुनिकीय यानी कि लॉगरिथमिक होता है। pH बराबर -log H+ होता है। इसका अर्थ है कि pH का मान में 1 इकाई की कमी अम्लता को 10 गुना बढ़ा देती है। pH अगर 4 से 3 हो गया तो यह एसिड 10 गुना ज़्यादा पावरफुल होगा। यदि pH 4 से 2 इकाई गिरता है तो अम्लता 10 गुना 10 यानी कि 100 गुना बढ़ जाएगा, न कि 2 गुना। यानी कि pH किसी का 6 है और pH किसी का 2 है, तो 4 की कमी हुई तो 22 गुना 10 गुना 10, तो यह 100 गुना अम्लता इसकी बढ़ जाएगी, 100 गुना ज़्यादा एसिडिक होगा यह नेचर में। यही यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है। तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखिएगा, 100% कॉन्सेप्चुअल सवाल है यह। जब एक मधुमक्खी काटती है तो उस स्थान पर साबुन रगड़ने से राहत मिलती है, लेकिन जब एक ततैया काटता है तो सिरका लगाने की सलाह दी जाती है, ऐसा क्यों? केमिस्ट्री में ये भी सीख जाएंगे, ततैया काटे तो सिरका लगाना और मधुमक्खी काटे तो साबुन लगाना, है ना। काटे ही क्यों भाई, क्यों छत्ता में ईंट मारना। मधुमक्खी का डंक क्षारीय होता है, ततैया का डंक अम्लीय होता है। दोनों के डंक अम्लीय होते हैं, लेकिन साबुन और सिरका दोनों ही क्षार हैं। मधुमक्खी का डंक अम्लीय होता है, ततैया का डंक क्षारीय होता है। इसका उत्तर जो है वो हो जाएगा सी, अर्थात मधुमक्खी का डंक जो है अम्लीय होता है, ततैया का डंक जो है यह क्षारीय होता है। इसलिए एसिड और बेस लगाने के लिए आपको कहा जाता है। मधुमक्खी का डंक अम्लीय है, एसिडिक है, फॉर्मिक अम्ल होता है इसमें, जो आपको जलन उत्पन्न करेगा। इसे बेअसर करने के लिए साबुन जैसे क्षार का उपयोग किया जाता है। इसके विपरीत
ततैया का डंक क्षारीय होता है, इसलिए ततैया के डंक के प्रभाव को बेअसर करने के लिए सिरका एसिटिक अम्ल जैसे हल्के अम्ल का उपयोग किया जाता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट शुरू करते हैं हम लोग पीडीएफ। यह पीडीएफ 2 था केमिस्ट्री का। कॉन्सेप्ट MCQ 2 कॉन्सेप्ट पीडीएफ 2 है। ये सारे पीडीएफ मैं पेड पीडीएफ ग्रुप में देता हूँ ग्रुप, वहाँ पर जुड़ जाएंगे तो आपको सारा ही मिल जाता है। देखिए नेक्स्ट सवाल क्या है। नेक्स्ट सवाल है कि प्राकृतिक रेशम की तरह दिखने वाले किस अर्ध सिंथेटिक बहुलक को सेलुलोज के रासायनिक उपचार द्वारा बनाया जाता है? नायलॉन, एक्रेलिक, पॉलिएस्टर और रेयॉन। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा बंधुओं? इसका उत्तर हो जाएगा रेयॉन। रेयॉन को कृत्रिम रेशम, आर्टिफिशियल सिल्क भी कहा जाता है। यह पूरी तरह से कृत्रिम नहीं है क्योंकि इसे प्राकृतिक कच्चे माल लकड़ी की गुदली, लकड़ी की लुगदी से प्राप्त सेलुलोज से बनाया जाता है। सेलुलोज को सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, मैंने 1000 बार आपसे कहा है कि कभी भी सवाल से ज़्यादा उस कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिए, एक्सप्लेनेशन उस टॉपिक को पढ़िए। सवाल चेंज हो सकता है, अगर कॉन्सेप्ट याद रहेगा तो उसे भी आप कर ले जाएंगे। कार्बन डाइसल्फाइड CS2 के साथ उपचारित करके बिस्कोक नामक गाढ़ा तरल बनाया जाता है, जिसे फिर सल्फ्यूरिक अम्ल से गुजार करके रेयॉन के धागे बनाए जाते हैं। तो रेयॉन को कृत्रिम रेशा भी कहा जाता है, आर्टिफिशियल सिल्क भी कहा जाता है। इसका उपयोग बड़े पैमाने पर किया जाता है। पुलिस और सेना के द्वारा उपयोग की जाने वाली बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए एक अत्यंत मजबूत पॉलीमर का उपयोग किया जाता है। ये आप सभी को पता होगा। इसको हम लोग केलवार कहते हैं, केवलर कहते हैं, केलवार भी कही देते हैं। केलर या केलवर एक सिंथेटिक पॉलियामाइड इसको कहते हैं, पॉलियामाइड कहते हैं, फाइबर है। इसकी रासायनिक संरचना मजबूत हाइड्रोजन बॉन्डिंग और एरोमेटिक रिंग्स होते हैं, जिसके कारण इसकी तन्य शक्ति स्टील से भी 5 गुना अधिक होती है। इसी मजबूती और हल्केपन के कारण इसका उपयोग बुलेट प्रूफ जैकेट, लड़ाकू हेलमेट में बनाने में किया जाता है। बुलेट प्रूफ कांच बनाने के लिए पॉलीकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। बुलेट प्रूफ जो ग्लास बनाया जाता है वो 3 परत होते हैं। एक ग्लास, बीच में यहाँ पर पॉलीकार्बोनेट लगा देते हैं, फिर यहाँ पर ग्लास की परत होगी, तो 3 परत होते हैं। तो इसे बुलेट प्रूफ कांच जो है यह बुलेट से नहीं टूटेंगे लेकिन हथौड़ी से टूट सकते हैं। बिल्कुल सही समझ रहे हो आप, क्योंकि इन पर मारने पर यह बिखरता है, कांच बिखरता है, जिस कारण से इसमें छेद नहीं होता है, फ्लेक्सिबल हो जाते हैं। तो बुलेट से नहीं टूटेगा लेकिन रॉड से टूट सकता है। ये मैं आपको ये समझा रहा था, अगर हथौड़ा मार जाए तो टूट सकता है। तो दोनों में अंतर है, केवलार में और पॉलीकार्बोनेट में, इसको याद रखिएगा। प्राकृतिक रबर और उसके वल्कीकरण, वल्कनाइजेशन के संबंध में कथन पर विचार करें। प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का एक बहुलक है। रबर को कठोर और अधिक लचीला बनाने के लिए उसमें सल्फर मिलाकर के गर्म करने की प्रक्रिया को वल्कीनीकरण कहते हैं। वल्कनाइजेशन में सल्फर मिलाकर के गर्म करते हैं क्या? 1 और 2 सही है, दूसरा सही है, पहला सही है, डी हो जाए। कौन सा आंसर होगा? इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर ए हो जाएगा। दोनों कथन सही दिया हुआ है, दोनों कथन सही है। प्राकृतिक रबर पेड़ के लैटेक्स से मिलता है। यह आइसोप्रीन 2 मिथाइल 1,3 ब्यूटाडीन का पॉलीमर है। यह प्राकृतिक रूप से बहुत चिपचिपा और कमज़ोर होता है। 1839 में चार्ल्स गुडियर ने रबर में 3 से 5% सल्फर मिलाकर के गर्म करने की विधि खोजी, जिसको वल्कनाइजेशन कहते हैं। सल्फर रबर के पॉलीमर श्रृंखलाओं के बीच क्रॉस लिंक बना देता है, जिससे रबर मजबूत, कम चिपचिपा और उच्च तापमान सहने योग्य टायर बन जाता है। इसी कारण से इसका इतना ज़्यादा उपयोग हो पाया। रसोई के बर्तनों के लिए नॉन स्टिक कोटिंग के लिए मुख्य रूप से किस पॉलीमर का उपयोग किया जाता है? यह बैन है। यह पॉलीमर रसोई के लिए कभी भी नॉन स्टिक पैन का कहीं भी उपयोग मत कीजिए, घर में कुछ भी मत। ये कैंसर का सबसे बड़ा कारण बन रहा है, इसलिए US में और भारत में भी सरकार ने कई बार गाइडलाइन जारी करके कहा है कि उपयोग मत करो, फिर भी मार्केट में बिक रहा है। नहीं बिकना चाहिए, US में तो बिक भी नहीं सकता है। 100% बैन है यह पॉलीमर, क्योंकि कैंसर का कारण बनता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पॉलीटेट्राफ्लोरोएथीन इसको कहते हैं, PTFE इसको कहते हैं, पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन इसको कहते हैं। यह जब आप बर्तन के ऊपर में लगा दिया जाता है तो बर्तन नॉन स्टिक हो जाता है। सोचिए आपने बर्तन के ऊपर में एक प्रकार से प्लास्टिक की एक परत चढ़ाई हुई है, जिसके ऊपर आप अपना खाना गर्म कर रहे हैं। नॉन स्टिक बर्तनों पर पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन की परत चढ़ाई जाती है, जिसे व्यावसायिक रूप से टेफ्लॉन के नाम से जाना जाता है। इसमें कार्बन फ्लोरीन CF बॉन्ड होते हैं, जो रसायन विज्ञान में सबसे मजबूत बॉन्ड में से एक है। इस कारण टेफ्लॉन अत्यधिक निष्क्रिय होता है।
पानी, तेल या भोजन इसके साथ प्रतिक्रिया नहीं करते, चिपकते नहीं हैं। लेकिन एक बार जब आप इसको किसी खुरदुरे चीज़ से धो देते हैं तो ये सारा निकल करके बाहर आ जाता है, ख़राब हो जाता है फिर। तो ये इसकी बहुत बड़ी खराबी होती है। तो इसका याद रखिएगा, इसका बी हो जाएगा। वैसे कभी भी यूज़ मत कीजिए, बहुत ही ख़राब चीज़ है यह। आलू के चिप्स या अन्य स्नैक्स के पैकेट में ऑक्सीकरण से बचने और उन्हें कुरकुरा बनाए रखने के लिए कौन सी गैस भरी जाती है? तो नाइट्रोजन भरते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन जो है अभिक्रिया नहीं करती है। जब तले हुए खाद्य पदार्थ ऑक्सीजन के संपर्क में आते हैं तो उनके वसा और तेल का ऑक्सीकरण हो जाता है, जिससे वे बासी हो जाते हैं। तो जब आपने एक बार चिप्स, कुरकुरे या किसी भी मिक्सचर वगैरह का पैकेट खोल दिया और उसमें जब हवा प्रवेश कर गई तो उसके बाद उससे घटिया चीज़ नहीं है पृथ्वी पर। जब पहली बार खोला तभी उसे ख़त्म कीजिए। कई बार देखा होगा कि लोग रख देते हैं कि बाद में खाएंगे। एक बार उसमें ऑक्सीजन लग गया तो फिर सड़ना शुरू हो गए हैं। आपको भले बाहर से नहीं दिख रहा है, लेकिन उसमें सड़न की प्रक्रिया शुरू हो गई है। उनकी गंध तथा स्वाद खराब हो जाता है। पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, क्योंकि नाइट्रोजन एक अक्रिय गैस है। ये ऑक्सीजन को बाहर निकाल देती है, चिप्स के ऑक्सीकरण को रोक करके उन्हें लंबे समय तक ताज़ा रखती है। लेकिन एक बार पैकेट ओपन हो गया, ऑक्सीजन प्रवेश कर गया उसमें, उसके बाद वो सड़ना शुरू हो गया है। खाद्य संरक्षण के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। सोडियम बेंजोएट का उपयोग मुख्य रूप से फलों के रस और जैम को परिरक्षित करने के लिए किया जाता है। शुगर और नमक द्वारा खाद्य संरक्षण परासरण के सिद्धांत पर काम करता है, जो जीवाणुओं को निर्जलित कर देता है, डिहाइड्रेट कर देता है। तो क्या इसका उत्तर हो जाएगा भाई छठे का? इसका आंसर हो जाएगा बी। बिल्कुल सही है, दोनों के दोनों कथन सही दिए हुए हैं। सोडियम बेंजोएट C6H5COONA एक अत्यंत लोकप्रिय रासायनिक परिरक्षक है, जो अम्लीय वातावरण जैसे फलों के रस में फंगस बैक्टीरिया को मारता है। वहीं अचार में नमक, जैम में अत्यधिक चीनी का उपयोग करके बाहरी माध्यम से हाइपरटोनिक हो जाता है। परासरण के कारण बैक्टीरिया की कोशिकाओं के अंदर का पानी बाहर निकल जाता है, जिससे वे सूख करके मर जाते हैं। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। कपड़ों पर लगे स्याही या जंग, जिद्दी दागों को सुरक्षित रूप से हटाने के लिए आमतौर पर किस कार्बनिक अम्ल का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए हम लोग ऑक्जेलिक एसिड का उपयोग करते हैं। इसका आंसर ए हो जाएगा। जंग, आयरन ऑक्साइड, कुछ स्याही के दाग आसानी से साबुन से नहीं निकलते। ऑक्जेलिक अम्ल H2C2O4, ये याद रखिएगा, घर में भी काम आएगा। केमिस्ट्री पढ़ करके घर में अप्लाई कर सकते हैं। प्राकृतिक रूप से टमाटर और पालक में पाया जाता था। अगर कोई जिद्दी दाग लग जाए तो उस पर टमाटर रगड़िए तो आसानी से निकल सकता है। बताइए कितना फ़ायदा होता है पढ़ने का। एक उत्कृष्ट चैलेटिंग एजेंट के रूप में है यह अघुलनशील लोहे के जंग के साथ प्रतिक्रिया करके एक पानी में घुलनशील संकुल बनाता है, जिसे पानी से आसानी से धो करके बाहर निकाला जा सकता है। तो पानी और टमाटर के द्वारा आप दाग निकाल सकते हैं। अगर टमाटर असली होगा तो पता चला टमाटर भी नकली हुआ तो उसमें एसिड वैसिड नहीं होगा। फिर निम्न से किस अल्कोहल को वुड स्प्रिट के नाम से जाना जाता है, जिसका सेवन अत्यंत विषैला होता है और अंधेपन का कारण बनता है? इसी को हम लोग जहरीली शराब कहते हैं। 8 का आंसर हो जाएगा सी, मेथेनॉल। मेथेनॉल CH3OH को प्राचीन काल में लकड़ी के भंजक आसवन से प्राप्त किया जाता था, इसलिए इसे वुड स्प्रिट कहते हैं। अत्यंत विषैला है। शरीर के लीवर में ऑक्सीकृत होकर के फॉर्मल्डिहाइड बदल जाता है, जो सीधे हमारी ऑप्टिक नर्व, आँख के नर्व जो है, आँख जो दिखता है आपको, उस पर हमला करता है, जिससे अंधापन या मृत्यु हो सकती है। आपने सुना होगा कि बिहार में जहरीली शराब से कई सारे लोग अंधे हो गए, तो इसी कारण से होते हैं। विकृत अल्कोहल के निर्माण के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। औद्योगिक इथेनॉल को पीने के अयोग्य बनाने के लिए उसमें वेथेनॉल जैसी विषैली अशुद्धियाँ मिलाई जाती हैं। इंडस्ट्रियल लेवल के जो अल्कोहल होते हैं, तो चूँकि उसको कोई पी ना ले, इसलिए उसको जानबूझकर जहरीला बना दिया जाता है। पहला स्टेटमेंट ये लिखा हुआ है। इसकी पहचान आसान बनाने के लिए इसमें कॉपर सल्फेट रंग के लिए और पिरिडीन दुर्गंध के लिए मिलाया जाता है। तो 9 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बिल्कुल सही, दोनों को दोनों सही दिया हुआ है। चूँकि ये बहुत तेज़ गंध करता है, तो मज़दूर जो हैं या काम करने वाले लोग जो हैं या लोग ही इस अल्कोहल से बहुत तीव्र गंध निकलती है, तो इसको पिए ना, क्योंकि यह जहरीला हो बना देते हैं इसको। इंडस्ट्रियल लेवल का अल्कोहल होता है 100% प्योर, पीने से बहुत ज़्यादा शरीर को नुकसान पहुँच सकता है, इसलिए इस प्रकार के इसको डिस्टॉर्ट कर दिया जाता है। उद्योग में उपयोग होने वाले इथेनॉल का दुरुपयोग शराब रूप में सेवन रोकने के लिए विकृत किया जाता है। इसके लिए इसमें मेथेनॉल मिलाया जाता है, जो जहरीला बनाता है। साथ ही कॉपर सल्फेट मिलाने से इसका रंग नीला हो जाता है। पिराडीन मिलाने से इसमें अत्यंत खराब गंध आती है, इसलिए लोग इसे पीने से बचते हैं। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। धातुओं काटने और वेल्डिंग करने के लिए किस गैस के साथ ऑक्सीजन का मिश्रण ऑक्सी ज्वाला उत्पन्न करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो 10 का आंसर हो जाएगा सी,
एसिटिलीन एथाइल का उपयोग किया जाता है। एसिटिलीन, जिसका IUPAC नाम एथाइल है, एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। जब एसिटिलीन को शुद्ध ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला, जो लगभग 3200 डिग्री C का उच्च तापमान उत्पन्न करता है। इतने उच्च तापमान के कारण इसका उपयोग धातुओं को पिघलाकर के वेल्डिंग और काटने इत्यादि के लिए किया जाता है। पेट्रोल की गुणवत्ता में उसके एंटी नॉक गुण को मापने के लिए किस पैमाने का उपयोग किया जाता है? इसके लिए हम लोग ऑक्टेन संख्या निकालते हैं। पेट्रोल इंजन में ईंधन के अचानक समय से पहले जलने के कारण इंजन में खटखटाहट की आवाज़ आती है, जो इंजन को नुकसान पहुंचाती है। पेट्रोल की ऑक्टेन संख्या जितनी अधिक होगी उसमें नॉकिंग उतनी ही कम होगी। इस पैमाने में आइसो ऑक्टेन 100 सबसे बेहतरीन, एन हेप्टेन 0 को सबसे खराब माना जाता है। डीजल की गुणवत्ता के लिए C10 संख्या निकाली जाती है। डीजल के लिए C10 और पेट्रोल के लिए ऑक्टेन संख्या निकाली जाती है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट सवाल पूछा जा सकता है। हाइड्रोकार्बन के रासायनिक परीक्षणों के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। संतृप्त हाइड्रोकार्बन अल्काइंस अत्यधिक प्रतिक्रियाशील होते हैं, आसानी से योग्यात्मक प्रतिक्रिया करते हैं, एडिशनल रिएक्शन। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन ब्रोमीन जल के लाल भूले रंग को रंगहीन कर देते हैं। तो कौन सा इसका सही हो जाएगा? तो इसका C हो जाए, केवल दूसरा यहाँ पर सही है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन एकल बॉन्ड वाले बहुत कम प्रतिक्रियाशील होते हैं। ये प्रतिस्थापन प्रतिक्रिया करते हैं, योगात्मक नहीं। कथन 2 सही है। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन डबल या ट्रिपल बॉन्ड वाले योगात्मक प्रतिक्रिया करते हैं। डबल या ट्रिपल बॉन्ड वाले जो कार्बन होते हैं वो योगात्मक प्रतिक्रिया करते हैं, न कि ये कर पाते हैं। जब उन्हें ब्रोमीन जल डाला जाता है तो ब्रोमीन उनके बॉन्ड को तोड़कर जुड़ जाता है, जिससे ब्रोमीन जल का लाल भूरा रंग गायब और रंगहीन हो जाता है। तो इसका आंसर C हो जाएगा। तो आज में हमने करीब में 40 सवाल कवर किए हैं। नेक्स्ट वीडियो हम लोग इसके आगे कवर करेंगे। आई होप आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।